नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सर्वे में दावा, बंगाल में किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, लेफ्ट कांग्रेस होंगे किंग मेकर। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव से बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के गठबंधन ने यहां पर मजबूती पकड़ ली है और भाजपा और टीएमसी की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शहीद दिवस पर बोले राहुल गांधी, बॉर्डर पर जवान और दिल्ली में किसान की शहादत का जवाब दे सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मजबूत होता जा रहा है किसान आंदोलन, योगेंद्र यादव का बयान, पूरे देश में फैल रहा है किसान आंदोलन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सर्वे का दावा, बंगाल में किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, लेफ्ट कांग्रेस होंगे किंग मेकर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी अपने अपने दलों के लिए जनता के बीच जनमत तैयार करने को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक सर्वे में सामने आया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की कड़ी टक्कर हो सकती है। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले हुए सर्वे में यह बात सामने आई है। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सर्वे में दावा किया गया कि कड़ी टक्कर के बाद भी दोनों में से किसी भी दल को बहुमत मिलने के आसार कम हैं। सर्वे के अनुसार 294 सीटों वाली विधानसभा में 136 से 146 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 130 से 140 सीट मिल सकती है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद दिवस पर बोले राहुल गांधी, बॉर्डर पर जवान और दिल्ली में किसान की शहादत का जवाब दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, शहीद दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, बलिदान बॉर्डर पर जवान का, दिल्ली सीमा पर किसान का, केंद्र सरकार जवाब दो उनकी शहादत के अपमान का। हैशटैग शहीद दिवस। आपको बता दें कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच 26 मार्च को किसानों ने फिर से भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का ये आंदोलन दिल्ली की सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जारी है। 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह को हुई थी फांसी। किसान आंदोलन के बीच ही आज देश शहीदी दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 1931 शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत फांसी दी थी। शहीदी दिवस के मौके पर युवाओं को भारी संख्या किसानों आंदोलन के स्थलों पर नजर आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगेंद्र यादव बोले, पूरे देश में फैल रहा किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा ही नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद बिहार के किसान भी आंदोलन में खड़े हो गए हैं। इससे तय हो गया है कि केंद्र की ओर से थोपे गए कानून वापस ही नहीं होंगे, बल्कि किसानों का हक एमएसपी भी लागू करना होगा। योगेंद्र यादव बिहार के सासाराम में किसान जनसभा के बाद दिल्ली लौटते समय स्थानीय स्टेशन पर मीडिया से रूबरू रहे। सोमवार की रात 11 बजे सड़क मार्ग से स्टेशन पर पहुंचे राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक, स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। कहा कि 110 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है, लेकिन किसान अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन किसान तीनों कानून रद्द होने और एमएसपी लागू होने तक आंदोलन से नहीं हटेगा। कहा कि हम लोग आम लोगों के बीच जाकर तीनों कृषि कानूनों की खामियां बता रहे हैं। बिहार दिवस पर सासाराम की जनसभा की भीड़ ने साबित कर दिया कि किसान जाग गया है। कहा कि बिहार के किसानों ने विधानसभा के घेराव का निर्णय किया है। इसी तरह कर्नाटक के किसान भी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। यूपी के 4 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न की चुटकी लेते हुए कहा कि यूपी के 4 साल नाकामियों में बेमिसाल रहे हैं। प्रदेश में सरकार के बजाय पुलिस की सरकार चल रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हर दिन टूट रहा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, अब 24 घंटे में 1101 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण ने ठीक 1 साल पहले की ही तरह फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और तेजी से नए मामले सामने आने लगे हैं। ऐसा ही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिनों दिन मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 1101 नए संक्रमित मामले सामने आए, वहीं 4 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 620 लोगों ने अभी तक कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में अब तक 6,49,973 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पॉजिटिविटी की रेट मंगलवार को 1.31%
परसेंट रिकॉर्ड की गई है, जिसे काफी चिंताजनक माना गया है। वहीं इससे एक दिन पहले ही दिल्ली में 888 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा मंगलवार को अचानक 1100 को पार कर गया। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 10,967 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 3,934 सक्रिय मामले हैं। वहीं दिनों दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं सभी डीएम डीसीपी को सख्ती बरतने का आदेश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के चाय वाला बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, इनकी हिम्मत तो देखिए। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है और उसके पहले नेताओं के बीच सियासी हमले तेज हो गए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए चाय बागान मजदूरों से उसके झांसे में न आने की अपील की थी। उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा था कि एक चाय वाला ही आपका दर्द समझ सकता है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कलियाबोर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए और प्रधानमंत्री की हिम्मत देखिए कि फिर से आकर आपसे ही वाही वादा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चाय मजदूरों की दिहाड़ी का मुद्दा अदालत में बीजेपी खुद उद्योगपतियों की मिलीभगत से ले गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार को किसानों और जवानों की शहादत के अपमान पर जवाब देना चाहिए, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीद दिवस के मौके पर मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को जवानों और किसानों की शहादत के अपमान पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बलिदान बॉर्डर पर जवान का, दिल्ली सीमा पर किसान का, केंद्र सरकार जवाब दो उनकी शहादत के अपमान का। गौरतलब है कि वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को ही अंग्रेजों ने फांसी दी थी। आज के दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की अफवाह पर जारी है मजदूरों का पलायन, दोगुना किराया देकर भी शहर भी छोड़ रहे लोग। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ लॉकडाउन का डर फिर से सताने लगा है। ऐसे में अफवाह व एक बार फिर से अपने घरों तक पहुंचने की आस में मजदूर दोगुना किराया देकर अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि महानगर पालिका और कई अन्य संगठनों ने प्रवासियों को समझाने की कोशिश की है कि लॉकडाउन लगने की केवल अफवाह मात्र है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सूरत के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का पलायन जारी है। लोगों में लॉकडाउन का डर इस कदर हावी हो गया है कि लोग मनमाने ढंग से ऐंठे जा रहे ज्यादा किराए के साथ भी बस सफर कर रहे हैं। इसी के चलते कल खटोदरा पुलिस ने कुछ ट्रैवल एजेंट्स व बस कंपनी संचालकों को हिरासत में लिया था। पुलिस को आशंका थी कि इन्हीं लोगों ने मोटा मुनाफा कमाने के फेर में शहर भर में लॉकडाउन लगने की अफवाह फैलाई है। वहीं बस संचालकों का कहना है कि इन्होंने लोगों को बहकाया नहीं है, बल्कि लोग खुद उनसे टिकट लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन, नेता व कई संगठन मजदूरों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोज करीब दर्जन भर बसों से करीब 1,500 से 2,000 मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं। प्रशासन कई लोगों की मदद से बस संचालकों को बस चलाने से रोक रहा है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके सामने भी समस्या है कि आखिर किस बिना पर उन्हें बस न चलाने दिया जाए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने प्रवासियों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 5 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सभी अनधिकृत काउंटर बंद करवाए जा रहे हैं। पुलिस खुद लोगों के बीच जाकर अनाउंस कर रही है कि अफवाह पर ध्यान ना दे, लॉकडाउन नहीं लगेगा, विशेष तौर पर ऐसी जगहों पर जहां श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा सीपी अजय तोमर और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की बात केवल अफवाह है, कोई कहीं नहीं जाए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। बता दें कि गुजरात में हर दिन करीब 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन, बीजेपी बेच रही है झूठ की फैक्ट्री, मेरा पैर तोड़ा ताकि मैं नहीं कर सकूं प्रचार, बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर झूठ की फैक्ट्री बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वालों मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया ताकि मैं चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में नहीं जा सकूं। पुरुलिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन भगवा पार्टी असम और त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने से मुकर गई। बीजेपी के पास केवल झूठ की फैक्ट्री। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सेल, कोल इंडिया, बीएसएनएल सभी को बेच रही है, कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, वे सभी केंद्रीय संस्थानों को बंद कर रहे हैं। सिर्फ एक ही फैक्ट्री बची रहेगी जो नरेंद्र मोदी के झूठ और बीजेपी के फरेब की है। उन्होंने कहा कि मुझे मारा गया, मेरे सिर और पैर में चोट है, इसके बाद भी आपके बीच आई हूं और चुनाव प्रचार कर रही हूं।
भारतीय जनता पार्टी वालों मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया ताकि मैं चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में नहीं जा सकूं। उन्होंने लोगों से बाहर के गुंडों को वोट नहीं देने का आग्रह करते हुए कहा कि वह किसी धमकी से नहीं डरती हैं और यदि धमकी दी गई तो वह उसका मुकाबला करेंगी। ममता बनर्जी ने यहाँ भी बीजेपी को बाहरी पार्टी बताते हुए कहा कि बाहरी गुंडे आपसे आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, पर उनके झांसे में नहीं आए। जब वो आए तो आपके घर में जो भी सामान हो उससे उन्हें मारकर भगाएं। बीजेपी पर खुद पर हुए हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दुर्योधन और दुशासन का दल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 युद्ध स्तर पर जुटी कांग्रेस गांव-गांव में बीजेपी के खिलाफ चलाएगी अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आगामी पंचायत चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारियां करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसान बिरादरी में शामिल हिंदू, मुस्लिम, जाट, गुज्जर और सिख जैसे किसान बिरादरियों को साधने के लिए केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध और किसानों का खुला समर्थन करेगी। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में किसानों के समर्थन में लगातार किसान पंचायतें कर रही है, बल्कि इस दौरान अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के तहत मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर यूपी की ओबीसी और दलितों को भी साधने का प्रयास करते हुए पहली बार हर गाँव में अपनी पैठ बनाने के लिए पंचायत चुनाव भी लड़ने जा रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश में ताबड़तोड़ बैठकें कर कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन और उन्हें जिताने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए अजय कुमार लल्लू बताते हैं, पंचायत चुनाव हम अपने सभी मौजूदा एवं पूर्व विधायकों, मंत्रियों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य के पद पर अपने स्थानीय चर्चित एवं लोकप्रिय नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगी। लल्लू ने बताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में योगी मोदी सरकार के अधूरे वादों को और नाकामियों को अपना मुद्दा बनाएगी। इस दौरान एक और जहां यूपी के किसानों, नौजवानों, खेत खलिहानों, गांव गरीब और सड़क, बिजली, पानी जैसी स्थानीय जन समस्याओं को अपना प्रमुख मुद्दा बनाकर पंचायत चुनाव में अब कांग्रेस को मौका दिए जाने की अपील करेगी। तो वहीं लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और तहसील से लेकर थानों में फैले भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता से उठाकर कांग्रेस प्रदेश के हर एक गाँव में मोदी योगी सरकार को बेनकाब करने का रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस एक विचार, ये सिर्फ गांधी परिवार नहीं, असम में बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फिलहाल असम के दौरे पर हैं। वह असम विधानसभा चुनावों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार नहीं, एक विचार है जिस पर भारत का निर्माण हुआ है। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार नहीं है, कांग्रेस एक विचार है जिस पर भारत का निर्माण हुआ था। गांधी परिवार असंगत है, कांग्रेस एक विचार है जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा असम चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर वह काफी कॉन्फिडेंट हैं। इसकी वजह है लोग 5 साल पहले बीजेपी को एक मौका देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस ने उनके वादों को पूरा नहीं किया है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा का पूरा प्रयास ध्रुवीकरण करना है और खासकर जब उनके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो 22 साल की एक महिला के एक ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए नहीं। साथ ही पूछा कि जब यहाँ CAA का आंदोलन चला और असम में आग लगी तब प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ और तब वो आपके सामने यहाँ क्यों नहीं आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री किसी चाय के बागान में गए हैं, क्या वहाँ मेरी बहनों से मिले हैं, क्या जो मेरी बहनों की उंगलियों पर जो छाले हैं काम करते करते क्या उन्होंने देखे, क्या उनको दुख नहीं हुआ। साथ ही कहा कि जो उन्होंने वादा किया है कि मजदूरी 350 रुपए प्रतिदिन होगी वो आज तक नहीं मिली है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का आह्वान, 26 मार्च को कर्नाटक बंद करें किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाई गई 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में किसानों से 26 मार्च को कर्नाटक बंद करने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर समस्या है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लागू किए गए नए कानूनों को वापस लिया जाना जरूरी है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि बेंगलुरु में आंदोलन का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। उन्होंने इसे लेकर चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ के जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते वे यहीं आंदोलन करें, हम बेंगलुरु को ही दिल्ली बना
बनाना है। टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत को लेकर भी बात की। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि 22 जनवरी से लेकर अब तक किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार हमें कहीं मिले तो हम जरूर बात करेंगे, किसान ने वहां भी जाएंगे। गौरतलब है कि राकेश टिकैत ने चुनाव वाले राज्यों में जाकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करने का ऐलान कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर खतरनाक होते जा रहे हालात, बढ़ रही पाबंदियां, अब यूपी में भी स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार से हालात फिर खतरनाक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक समेत 5 राज्यों ने भारत में संक्रमण को बेकाबू कर दिया है। इन राज्यों में ही अकेले 80% से अधिक नए मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से अधिक नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1.16 करोड़ हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि कुल ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके अलावा स्कूल में होने वाली ऑफलाइन क्लासेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। कहां लगा है लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में 31 मार्च लॉकडाउन लगाया है। इसके अलावा पुणे, औरंगाबाद और अमरावती समेत कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात में पाबंदियां लगाई गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है, जबकि पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों में रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बुधवार से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश है। इसके साथ ही जुलूस, कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह के लिए अब प्रशासन की अनुमति जरूर कर दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और तमिलनाडु ने कोरोना के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे, कार्यकर्ताओं को पीटा। जी हां दोस्तों, बिजनौर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भाकियू कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। पुलिस ने रोका तो खूब धक्का मुक्की हुई। वहीं गांव जलालपुर में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाकियू कार्यकर्ताओं से मारपीट की। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में भाकियू ने थाने पर देर रात तक हंगामा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को बिजनौर में थे। उन्हें यहां कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करना था। शाम करीब 5 बजे स्वतंत्र देव का काफिला नगीना रोड बाईपास से गुजरा तो भाकियू कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों के साथ भी उनकी धक्का मुक्की हो गई। भाकियू का एक कार्यकर्ता स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी से टकरा गया। इस दौरान भाकियू युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह, अतुल कुमार, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह समेत तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया और थाने में ले गई। इसके विरोध में भाकियू के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शहर कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। देर रात पुलिस ने 5 आरोपियों को थाने से छोड़ दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अब टिकरी बॉर्डर पर शेड के नीचे धरना देंगे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में 116 दिन से टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की तैयारियां तेज हो गई है। धरना स्थल पर टीन शेड बनाने का काम तेज हो गया है। मंच पर पहले ही टीन शेड बना दिया गया था। अब किसानों के लिए भी 140 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा शेड तैयार किया जा रहा है। इसी के नीचे युवाओं के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को श्रद्धांजलि दी जाएगी। किसान नेताओं द्वारा करीब 4 महीने से जारी आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लोगों से ज्यादा संख्या में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे धरने में शामिल होने की अपील की जा रही है। किसान नेता जोगेंद्र नैन ने कहा कि आज 36 बिरादरी का किसान एक हो गया है। यदि पूंजीपतियों को खाद्य सामग्री के भंडारण की छूट मिल गई तो गरीब व मजदूरों को खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। किसान नेता बलदेव सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धरने में किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में डटे रहें। दिन के साथ साथ रात के समय भी धरना स्थल पर मौजूद रहें। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसानों की सुविधा करा रहा है। इसी कड़ी में यह टीन शेड तैयार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरने को पहले से भी मजबूती से चलाया जाएगा। उनके अनुसार जिस दिन सरकार उनकी बात मान लेगी वे धरना स्थल से सब कुछ समेटकर वापस चले जाएंगे। किसान दिल्ली की सीमा पर कब्जा करने नहीं आए हैं। वे केवल सरकार से अपना हक मांगने के लिए यहाँ 116 दिनों से सड़क पर ठहरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि यदि वह इस दफा पीछे हटे तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात समझेगी और उनको उनका हक जरूर देगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तो 23 से 29 मार्च तक का कार्यक्रम तय कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
केरल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का हमला, सरकार चलाने के लिए जबरन वसूला जा रहा पैसा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली मोदी सरकार पर ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नाकाम कोशिशों और सरकार चलाने के लिए गरीब आदमी के जेब से जबरन पैसा निकाल रही है। राहुल गांधी ने यह बयान स्वायत्त महिला कॉलेज सेंट टेरेसा की छात्राओं के साथ बातचीत करने के दौरान दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के पतन के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार करने केरल पहुंचा राहुल गांधी ने कहा कि समस्या कुछ और वक्त तक जारी रहेगी, क्योंकि कुप्रबंधन काफी ज्यादा और गहरा है। लोगों के हाथों में अधिक पैसा डालना संकट से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। वो तो बोलते हैं अधिक उत्पादन करो। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि उपभोग शुरू करके अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।